गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट संविदा प्रथम में नया टॉपिक की बात करते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कल्प संविदा जो कि सेक्शन 68 से लेकर 72 तक पूरा कवर होगा। 5 सेक्शन हमें इसमें पढ़ना है। सिंपल सी सिनॉप्सिस इसकी मीनिंग। नंबर 1 आशय। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कल्प संविदा होता क्या है? तो सामान्य संविदा की तरह यह भी एक संविदा होती है, लेकिन सामान्य संविदा में जितने विधिक तत्व, जितने लीगल एलिमेंट्स रहते हैं वो इसमें सब कुछ नहीं होता, क्योंकि सामान्य संविदा में प्रस्ताव भी होता है, स्वीकृति भी होती है, प्रतिफल भी होता है, उसके बाद एक एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैलिड। लेकिन कल्प संविदा पक्षकारों के व्यवहार से तय होती है, उनके स्वभाव से तय होती है। कल्प संविदा को अर्ध संविदा, गर्भित संविदा भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं हम, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है जिस कार्य से उसको लाभ होता है, तो वह व्यक्ति उसको रुपए देने के लिए या कंपनसेशन देने के लिए बाध्य है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है। सेक्शन 68 से 72 तक ये पूरा कवर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो 2 डेफिनेशन इसमें हमारी कवर हो रही है। नंबर 1 सामंत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सामंत। सामंत क्या कहते हैं? कल्प संविदा के विषय का क्षेत्र काल्पनिक विस्तार होने के कारण यह ऐसे कर्तव्यों को बताती है जो इसके अंतर्गत नहीं आते, लेकिन यह तथ्य संविदा नहीं है किंतु एक विधिक संविदा है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, न कि फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। और नंबर 2 डेफिनेशन है टी.आर. देसाई के अनुसार। टी.आर. देसाई कहते हैं कल्प संविदा के अंतर्गत एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को धन स्वरूप प्रतिफल का भुगतान किया जाता है और यह पक्षकारों के वास्तविक वचन पर आधारित नहीं होती, क्योंकि यह स्वभाव से तय होती है। तो दोनों परिभाषा सिंपल सी, सामंत और टी.आर. देसाई। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, महत्वपूर्ण प्रावधान। इसमें हम 68 से लेकर 72 तक पूरी सेक्शंस कवर करेंगे। 68 में दे रखा है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। असमर्थ व्यक्तियों को अपने जीवन की जो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति रहती है उस संबंध में इसमें यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी डेली नीड, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं, जैसे पागल, अव्यस्त, माइनर, उन व्यक्तियों के लिए यदि आप उनकी जीवन की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हो तो वो आप उनकी संपत्ति से वो भुगतान प्राप्त कर सकते हो। उनकी प्रॉपर्टी से, उनका जो अंडरटेकर है उससे आप भुगतान ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए जो कि एक पागल व्यक्ति है, वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन बी एक स्वस्थ व्यक्ति, अवयस्क व्यक्ति जो कि उसकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता है, तो बी को यह हक होगा कि वो ए की प्रॉपर्टी से अपना जो भी लीगल एक्सपेंसेस हुआ है, विधिक व्यय हुआ है, वो उसकी पूर्ति कर सकता है। नंबर 1 सेक्शन 68। सेक्शन 69 रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अपने हित के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान कर देने पर दायित्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसको कि उस चीज का भुगतान करना था, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपने हित के लिए उसका भुगतान कर कर आ जाता है, तो उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे उसकी पूर्ति करे या जो भी उसका धन का भुगतान हुआ है वो करे। फॉर एग्जाम्पल, ए किराएदार है, बी उसका मकान मालिक है। ए पर मकान का 1 साल का पानी का बिल, वाटर बिल ड्यू है, बकाया है, लेकिन मकान मालिक चूंकि बी के होने के नाते बी उस 1 साल का पूरा रेंट पेड करके आ जाता है। तो यहाँ पर अब ए की क्या ड्यूटी बनती है कि वो जितना भी उसने पैसा भुगतान किया है वो उसे दे, क्योंकि वो उसके हित के लिए था। इंटरेस्टेड किसके लिए था? मकान किसके नाम है? बी के नाम है। तो यदि ए रेंट है, टेनेंट है, किराएदार है, तो यदि वो उसके पूर्ति नहीं कर रहा है, बिल नहीं भर पा रहा है, तो वो बिल भरकर आ जाएगा और उसका पूरा भुगतान वो उससे लेने के लिए तत्पर रहेगा। सेक्शन 69। सेक्शन 70 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन इंजॉय बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। मतलब निःशुल्क न होने वाले कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। मतलब एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसका अभिप्राय निःशुल्क कार्य करने का नहीं था और उस कार्य से उसको कुछ विधिक कार्य हुआ है, तो वह ऐसे व्यक्ति से उसका लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए बी के घर भूल से अपना माल भूल जाता है,
और ए उस वस्तु को अपनी समझकर उपयोग कर लेता है। तो यहाँ पर ए की ये लायबिलिटी बनेगी कि वो बी को उस वस्तु को या उस वस्तु का जो भी अमाउंट होता है, मनी होती है, वो उसको देने के लिए तत्पर है। ये सेक्शन 70। सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। यदि कोई वस्तु हम मार्केट में जा रहे हैं और हमको पड़ी हुई मिल जाती है, उस वस्तु की आइडेंटिफिकेशन से हम ये पता कर लेते हैं कि ये वस्तु उस थर्ड पर्सन की है, तो उस वस्तु के लिए हमारी क्या ड्यूटी बन जाएगी? बेली की, उपनीति की। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में जो बेलमेंट है सेक्शन 148, उसमें ये बताया गया है बेलर और बेली। तो जो माल हमको मिला है उस माल की अब हमारी क्या ड्यूटी हो जाएगी? बेली की, उपनीति की। मतलब उपनीति का वो माल अब हुआ नहीं, वो सिर्फ उस माल को रख सकता है अब जब तक उसके असली मालिक को लौटा नहीं दे, जब तक उसकी ड्यूटी उपनीति की बनी रहेगी। तो सेक्शन 71 माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। सेक्शन 72 लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड आर थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक आर अंडर कोरिशन। मतलब भूल या उत्पीड़न के अधीन कोई धन दे दिया गया है तो उसको प्राप्त करने का दावा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक व्यक्ति ने यदि किसी दूसरे व्यक्ति को भूल या उत्पीड़न से कोई पेमेंट कर दिया है, गलती से कर दिया है, मिस्टेक से कर दिया है, भूल से, तो वो उस भुगतान को लेने के लिए तत्पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दोनों सी से 100 रुपया उधार लेते हैं, बाद में केवल ए 100 रुपया अकेला सी को दे देता है। बी ये नहीं जानते हुए कि ए ने दे दिया है, वो भी सी को 100 रुपये दे देता है। तो यहाँ पर अब सी जो बाद में 100 रुपये लिए गए उसको वापस देने के लिए बाध्य है, क्योंकि दोनों ने लिए थे लेकिन पेमेंट किसी एक ने ही कर दिया था और दूसरे ने वो चीज़ को न जानते हुए फिर पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ भूल या उत्पीड़न से ऐसी कोई चीज़ हुई है तो उसका पेमेंट पाने के लिए वो तत्पर रहेगा। यह पांचों सेक्शन 68 से लेकर 72 तक पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कवर होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ हमारे मेन टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सामान्य संविदा एवं कल्प संविदा में क्या अंतर है? तो नंबर 1, सामान्य संविदा स्पष्ट रूप से पक्षकारों द्वारा की जाती है, लेकिन कल्प संविदा पक्षकारों के व्यवहार से तय होती है। नंबर 1। नंबर 2, सामान्य संविदा में प्रपोजल ऑफर होता है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन होता है, प्रतिफल होता है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वर्ट, एग्रीमेंट टू कन्वर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, करार से फिर संविदा बनती है। लेकिन कल्प संविदा में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ न्यायालय साम्य के सिद्धांत के आधार पर, इक्विटी के प्रिंसिपल के आधार पर उस संविदा को एक वैध संविदा मानता है जो कि दोनों पक्षकारों के व्यवहार से तय हुई है। ये डिफरेंस सिंपल से 2 इसमें थे। कंक्लूजन की हम बात करेंगे, निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कल्प संविदा को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सामान्य संविदा की तरह जो विधिक होती है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, चूंकि इसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन या अदर कोई फैक्ट और नहीं होते। लेकिन जब दोनों पक्षकारों के यदि व्यवहार से यह तय हो रहा है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो उस व्यवहार से, उस बिहेवियर से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कल्प संविदा को एक विधिक संविदा मान लिया जाता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक, 5 सेक्शंस कवर हो रही है, 68 से लेकर 72 तक, 2 डेफिनेशंस कवर हो रही है, 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, डिफरेंस बिटवीन जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंक्लूजन। एग्जाम व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अपने शब्दों में अपने नोट्स तैयार कर लें। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।